हेलो साथियों, कक्षा 9 मॉडल पेपर विज्ञान का कर रहे हैं और ये मॉडल पेपर आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें समय आपको मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का और जिसमें आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसके सामान्य निर्देश देखो, इसमें दो खंड हैं। खंड आ है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है, और जिसके 4 विकल्प दिए होते हैं आपको पता ही है। खंड बा है जिसमें वर्णात्मक प्रश्न होंगे। अब प्रत्येक खंड में 3 उपखंड होंगे, का खा गा घा। खंड आ में भी 3 उपखंड, खंड बा में भी 3 उपखंड। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। एक साथ एक तरफ से ही करते जाओ, मतलब जो खंड शुरू करो उसको समाप्त करो एक साथ। ये नहीं कि पहले आ का मैंने एक उपखंड कर दिया फिर बा का एक उपखंड कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपनी उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ और नामांकित चित्रों रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। तो उनको साफ लिखना है और उनमें जो भी चित्र हैं, जो रासायनिक समीकरण है, उनको अच्छे से आपको बताना है। और इसके बाद आपका खंड आ यहाँ पे शुरू हो जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, इसका पहला उपखंड का पहला प्रश्न दिया गया है, सदिश राशि है तो कौन सी सदिश राशि होती है। सदिश का क्या मतलब होता है ये तो सबसे पहले आप समझ लो। सदिश का मतलब साथ दिशा, जिसमें दिशा भी साथ साथ बताई जाए, तो वो कौन सा है, वो बल है आपका, ठीक है। दूसरा प्रश्न है संवेग का मात्रक। संवेग का मात्रक जिसको मोमेंटम कहते हैं, इसका फॉर्मूला आप एक बार समझ लो। संवेग, इसमें 3 प्रश्न लगातार पूछे गए हैं इसी से। संवेग P बराबर mv होता है। मान लो एक कार है, ठीक है, ये अपना चल रही है। ये क्या है, कुछ इसका द्रव्यमान होगा m, और ये इस वेग से चल रही है, इस वेलोसिटी से चल रही है। तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो कार बहुत तेजी से चलेगी और कहीं पे हिट करेंगे तो ज्यादा प्रभाव डालेगी। अगर वेलोसिटी कम होगी तो कार कम प्रभाव डालेगी। और m क्या है, इसका द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान थोड़ी परिवर्तन होगा, सिर्फ b परिवर्तन होगा, और यही आपका होता है mv। अब यहाँ पे पूछा है इसका मात्रक। तो मात्रक देखो, आपको पता है त्वरण क्या होता है, ए एक्सिलरेशन, b बटा टी होता है, वेग बटा समय होता है। और यहां से अगर हम b को लिखना चाहें तो ये आपका बन जाएगा त्वरण गुणा समय, ठीक है। यानी कि b की जगह पे ये लिख सकते हैं, इस t को इधर भेजे, गुना हो गया भाई, इधर t क्या था, भाग में था, उधर गुना हो गया। यानी कि मैं b की जगह पे at लिख सकता हूं, ठीक है। और ma क्या होता है, ये होता है बल का फॉर्मूला, ठीक है। ma फोर्स लगाओगे ma कर लोगे, ठीक है, ma। और ये f इन गुना t हो गया। f का बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और समय का सेकंड, यानी कि न्यूटन सेकंड हो गया इसका मोमेंटम का मात्रक, न्यूटन सेकंड। अच्छे से समझ में आया। अब इसके ऑप्शन में देखो क्या दिया गया है, क्या न्यूटन सेकंड। तो इसमें पहला आपका दिया गया मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसके ऊपर घात माइनस के लगी है। दूसरा दिया गया है न्यूटन प्रति सेकंड, इसके ऊपर भी माइनस घात लगी है। तीसरा भी न्यूटन प्रति सेकंड। ये गा और घा और गा दोनों देखो बराबर सेम ही दे दिया, ये गलत हो गया। यहीं पे एक का प्लस होगा चिन्ह, ये माइनस नहीं होगा एक में, ठीक है, क्योंकि न्यूटन सेकंड है, प्रति नहीं है, नीचे नहीं है। न्यूटन सेकंड है, साथ में गुना में है, तो ये इसमें गलती है। आपको पता है न्यूटन सेकंड होता है, इसको अच्छे से रखना, हम इसी को मान लेते हैं ये, पर इसमें माइनस नहीं होना चाहिए, तब ये सही है। प्रश्न 3, निम्न में कौन संवेग का सही सूत्र है। तो ये तो अब आपको पता ही चल चुका कौन सा है, P बराबर mv, ये इसका सही ऑप्शन है। चौथा प्रश्न, एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है। तो अभी मैंने कार वाला उदाहरण बताया, ठीक है। ये क्या कार क्या होगी, अगर v इसका बढ़ेगा तो इसका प्रभाव बहुत बढ़ेगा। इसी तरीके से खिलाड़ी जब दौड़ता है तो वो भी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, तो इसमें भी क्या होगा, क्या बढ़ाने के लिए, आवेग बढ़ाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, संवेग बढ़ाने के लिए। तो ये इसका ग ऑप्शन होगा, संवेग बढ़ाने के लिए खिलाड़ी दौड़ते हैं, ठीक है। पांचवा है, एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, मोटर कार का मंदन होगा। हाँ,
इसका त्वरण क्या होगा, मंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। ये बहुत ही सीधा सा प्रश्न है, इसको आप, एक कार है, ठीक है, जो पहले 1 सेकंड में चल रही है 40 मीटर, ठीक है, 5 सेकंड बाद उसकी रफ्तार हो जाती है 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, ठीक है। अब उसका मंदन हुआ है, वो कितना हुआ है, तो आपको पता है एक्सिलरेशन, त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेग, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में क्या परिवर्तन हुआ, पहले था 40, फिर बाद में क्या हो गया 20, माइनस कर देंगे, और समय कितना दिया गया है, 5 सेकंड बाद हुआ है, तो समय में क्या परिवर्तन हुआ, 5 सेकंड, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 20/5, 5 चौक 20, यानी कि 4 आ जाएगा। तो देखो 4 इसमें कौन सा ऑप्शन है, कोई क्या 4 इसमें है क्या, हाँ इसमें है, घा वाला देखो, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन होगा। छठा प्रश्न है, 1 किलोग्राम के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, उसका वेग है, तो उसका वेग क्या होगा, एक पिंड है, मतलब कोई भी भार है, ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होता है, फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें के दिया गया है आपको क्या 200 जूल, जिसमें से एम दिया गया है क्या 1 kg, ये 200 जूल और ये 1 kg, इनकी जगह पे मान रखते हो और वेग का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा हाफ, एम की जगह पे 1 kg यानी कि 1 और बी का स्क्वायर, इस 2 को इधर भेजेंगे, जाके गुना हो जाएगा 2 में इधर, और ये बन जाएगा कुछ आपका बी स्क्वायर बराबर 400, बी स्क्वायर बराबर 400, भाई ये इधर जाके गुना हो गया तो 400 हो गया, और इधर क्या बचा, बी का स्क्वायर ही बचा, फिर मैंने पूरा पलट दिया, अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, 400 का वर्गमूल हो जाएगा, और 400 का वर्गमूल क्या होता है 20, ठीक है, यानी कि इसका वेग क्या आया 20। तो इसमें ऑप्शन देखो क्या है, इसका का वाला ऑप्शन सही है, 20 मीटर प्रति सेकंड। सातवां है, जी का अर्थ होता है पृथ्वी का आकर्षण बल, गुरुत्व, हाँ गुरुत्व होता है, ठीक है, गुरुत्व होता है, इसका खा ऑप्शन सही होगा। अब इसी का आपका शुरू हो गया है उपखंड गा, पहले बा खंड का, आ खंड का पहला उपखंड हो गया का, अब खंड गा शुरू हो गया, इसमें बहुविकल्पीय है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला, केनाल रे की खोज किसने की, केनाल रे की खोज किसने की, तो इसका ऑप्शन है ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन ने केनाल रे की खोज की, ई गोल्डस्टीन। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्व नहीं है, कौन से तत्व नहीं है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो तत्व है, ब्रोमीन नहीं, ये भी तत्व है, जस्ता ये भी तत्व है, कागज, कागज तत्व नहीं है। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, आ ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है, हाँ बहुत सही, ये पहला तो सही है, इसका बहुत क्रमित होती है। बा करके दिया गया, ठोस अवस्था में कणों में आकर्षण बल सबसे कम होता है, ये बिल्कुल गलत है, ये तो भाई बिल्कुल गलत है, इसका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो इसका आ सही होगा, केवल आ सही है, केवल बा सही है, तो इसका पहला लगा दो, केवल आ सही है भाई, इसका केवल आ सही है, ये होगा इसका। दूसरा 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो भाई टिंडल प्रभाव को कौन कौन प्रदर्शित करता है, ये आपको पता होगा, दूध भी करता है और स्टार्च विलयन भी करता है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं इसके, ठीक है, गा और घा दोनों सही है। नकल तथा कपूर के मिश्रण को पृथक किया जाता है, ये नमक है, नमक है, मिसप्रिंट है, ये नमक है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को पृथक किया जाता है, किस के द्वारा, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको ऊर्ध्वापातन द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है, पृथक किया जाता है, ऊर्ध्वापातन। 13 नंबर का प्रश्न है, 300 के तापमान का सेल्सियस इकाई में मान होगा, तो इनके बीच में संबंध जो होता है इसको आप अच्छे से समझ के रखना, सेल्सियस
और केल्विन के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, के बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, और यहाँ पे केल्विन दिया गया है 300 केल्विन। सी का आपको मान निकालना है 273, इसको इधर भेजेंगे 273, तो इधर क्या है प्लस है, सी के साथ इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि सी बराबर हो जाएगा 300 माइनस 273, और 300 में से 273 जब जाएगा तो ये आपका आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो सी आ जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। खंड गा शुरू हो गया, उपखंड इसका गा उपखंड होगा। यहाँ पे भी मिस प्रिंट कर दिया, कितना करोगे मिस प्रिंट। बहुविकल्पीय प्रश्न 14 नंबर वाला, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसका बना होता है। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो ये होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। 15 नंबर का प्रश्न है, यदि अंतर्द्रवी जलिका पर राइबोसोम्स हटा दिया जाए तो कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी। कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी, गा प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया बाधित होगी। 16 नंबर का प्रश्न है, क्लोरोफिल का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण करने वाले वर्गों को क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है भाई, पौधों में होता है, पौधे उससे भोजन बनाते हैं, तो इसको प्लांटी, ठीक है प्लांटी। 17 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर्गत आने वाले जंतु के अंगक का नाम लिखिए। ये इस वाले का बोला गया है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें से इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संकुचनशील धानी, संकुचनशील धानी। 18 नंबर का प्रश्न है, पुष्पी पादप अथवा पौधे जिनके बीज फलों के अंदर ढके होते हैं तथा इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बन जाता है, उस वर्ग को कहते हैं, उस वर्ग को क्या कहते हैं, उस वर्ग को कहते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 19 नंबर का प्रश्न है, ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक है क्या, CFCl क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 20 नंबर वाला प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ खंड आ पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब यहां से आपका खंड बा शुरू होता है। खंड बा, उपखंड इसका पहला का, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम लिखिए तथा उसके आधार पर बल तथा संवेग परिवर्तन में संबंध स्थापित कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। खंड बा का उपखंड का हल दिया गया है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, F बराबर m में होता है। बल तथा संवेग में परिवर्तन, ये आपका टॉपिक, ये भी पूछा है क्वेश्चन में ना, उनके बीच में बताना है, तो इसको टॉपिक डाल दिया। और बल क्या होता है, गुणे द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और इसी को ma लिख सकते हैं। और आपको पता है a बराबर क्या होता है, डेल्टा बी अपॉन में टी, वेग बटा समय होता है त्वरण, तो वेग बटा समय लिख दिया, और फिर इस b को m भी लिख दिया और 1/t लिख दिया, और इसी को बोला जाता है संवेग। तो ये डेल्टा b p अपॉन में डेल्टा t, तो ये हो गया इनके बीच में संबंध भी। दूसरा प्रश्न है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखकर G तथा कैपिटल G में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें भी लिखेंगे सबसे पहले कि ये G होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच में लगता है, कोई दो
द्रव्यमान वाली वस्तु हो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है, तो दो आदमी खड़े तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, बट बहुत मिनिमम होता है, हमें फील भी नहीं होता है। अब पृथ्वी का क्या है, बहुत बड़ा भार है, बहुत द्रव्यमान है, तो उसका उसका फील होता है इसलिए। तो चलो इसमें लिखेंगे क्या, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंड के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो मैंने पिंड बना दिया, एक का m1 द्रव्यमान है, एक का m2 है, उनके बीच में दूरी क्या है, r है, स्मॉल r, उनके बीच में दो बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ये वाला इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, दोनों आकर्षण बल लगाएंगे। तो यही F1 F2 क्या होगा, दोनों बराबर होंगे अगर इनके भार भी बराबर हैं तो, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, M1 गुना M2, ठीक है, उनके द्रव्यमान के समानुपाती, उनके गुणनफल के, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि M1 गुना M2, और उनकी जो दूरी है उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, तो जो r है उसका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का वर्ग, और यहीं पे ये आ जाता है कैपिटल G। अब हमें कैपिटल जी स्मॉल जी के बीच में संबंध भी बताने हैं यहीं पे। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है, आकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। और ये आकर्षण बल क्या लगाएगा, इसके लिए क्या किया है, सबसे पहले एक पृथ्वी को एज्यूम किया, मान लिया ये पृथ्वी और उसके ऊपर एक ये स्मॉल द्रव्यमान m है और इसका कैपिटल M हमने मान लिया है। तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, जो पृथ्वी और इसके बीच में आकर्षण बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, F कैपिटल G M कैपिटल M, ठीक है। एक तो इसका द्रव्यमान है पृथ्वी का, और ये इसके ऊपर जो वस्तु है इसकी सतह पे बिल्कुल, उसका स्मॉल m, और इनके बीच में दूरी क्या है, ये हमने कैपिटल R मान रखा है, तो ये कैपिटल R का वर्ग हो जाएगा, ये हमने पहला समीकरण मान लिया। अब इसी तरीके से पृथ्वी के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, वो खींच कितनी तेजी से रही है उस बल के बारे में बात की गई। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण G हो तो m द्रव्यमान की वस्तु में लगने वाला गुरुत्व बल क्या होता है, F बराबर mg, और ये कैपिटल F और ये स्मॉल f, जो वहां पे F था ये वाला F, दोनों को बराबर रख दिया समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पे ये mg वो g m1 m2, तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और g बराबर कैपिटल G m बटा r का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया इनके बीच में संबंध। तीसरा प्रश्न है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि तरंग का वेग बराबर आवृत्त गुणा तरंग दैर्ध्य। ये भी 4 नंबर का है। तो सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा क्या होती है उसको लिख देंगे, जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करें तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे पानी में बनने वाली लहरें, जब पानी में पत्थर फेंकते हैं तो एक लहरें बनती है, ऐसे ऐसे जाती रहती हैं, वो क्या होती हैं, जिधर जा रहा है उसी के लंबवत बढ़ती हैं, जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, जिधर पानी ऐसे लहर बनते हुए जाता है उसी के लंबवत उनकी वेव भी बनती है, तरंग भी बनती है। अनुदैर्ध्य तरंग की परिभाषा, जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समांतर कंपन करें तो उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जैसे ध्वनि की तरंगे, ठीक है। अब मैं इसको इनके बीच में संबंध दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से आप रिलेट कर पाओगे जो पानी की तरंगे हैं उसके साथ। तरंग का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध, ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पे पत्थर पड़ा तो ऐसे ही कुछ ऐसे वेव बनती हुई ये बाहर की तरफ ऐसे बढ़ती जाती है, ठीक है, ऐसे बनती जाती है ऐसे, ठीक है, पानी में जो तरंगे बनती है ऐसे, और वो वैसे बढ़ते आगे की तरफ चली जाती हैं। जहां पे पत्थर पड़ेगा उसके चारों तरफ ऐसे 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 होते होते जाती है। तो ये एक डायग्राम बना दिया, इसका यहां से लेके यहां तक का ये लैम्डा विस्थापन हुआ, मतलब पहले यहाँ पे वेव थी, तरंग थी, अब यहाँ पे आ गई, तो ये बोला गया लैम्डा विस्थापित हुई यहां से यहां, और इस बीच में जो समय लगा है उसको लगा समय कैपिटल टी से प्रदर्शित किया है, और ये समय के साथ चलती जा रही है। तो वेलोसिटी, वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या हुआ, पहले यहाँ वेग थी अब यहाँ पहुंच गई है तरंग, तो ये लेमडा हमने माना, इसको विस्थापन लेमडा का हुआ, और समय जो लगा उसको कैपिटल टी मान लिया, और 1/t को n बोलते हैं, ठीक है, तो 1/t लेमडा, और ये वेग बराबर n लेमडा तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, यही इनके बीच में हो गया तरंग दैर्ध्य,
और वेग के बीच में संबंध v बराबर n लैम्डा। चौथा प्रश्न है आर्किमिडीज का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? इसमें दो ऑप्शन में दिया गया चौथे में, अथवा ये करो या फिर अथवा ये करो, तो मैं दोनों बताऊंगा आपको क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप में है, हो जाएंगे। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज कहते हैं कि अगर पानी में कोई चीज आप डाल रहे हो, अगर वो तैर रही है पानी पे, तो उसका क्या मतलब है कि उस वस्तु का जितना द्रव्यमान है उतना पानी उसमें उसने हटाया है, इसीलिए वो तैर रही है, और वो जो पानी हटा है वो एक उत्प्लावन बल लगाता है, उसी की वजह से तैर रही है। जब किसी वस्तु को किसी तल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। जैसे हम ही पानी में कूदते हैं तो हमें लगता है कोई हमें ढकेल रहा है पानी से ऊपर, वो किसकी वजह से होता है? हमारा जो द्रव्यमान है वो जब पानी में जाता है तो उतना जगह को, पानी को हटा देता है, और पानी उसे घेरना चाहता है, उसकी वजह से एक बल लगता है, अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तल के भार के बराबर होता है या उत्प्लावन बल कहलाता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा? जितना आपने विस्थापित किया है द्रव के भार को, ठीक है, और उसका फॉर्मूला आयतन गुना घनत्व गुना गुरुत्व के बराबर होता है। उत्प्लावन बल की दिशा हमेशा क्या होगी? सदैव ऊपर की तरफ होगी। आप पानी में जब भी कूदो आपको ऊपर ही फेंकेगा, ठीक है, ऊपर पानी आपको उछालेगा, होती है। और फिर चांदी का घनत्व बराबर अपेक्षित घनत्व गुना पानी का घनत्व, और दो अपेक्षित घनत्व दिया गया 10.8, पानी का घनत्व 10⁻³ दिया गया, इनको गुना करेंगे, यही इसका घनत्व हो जाएगा। जो अथवा वाला प्रश्न है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर घंटे तक बढ़ने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसमें जो प्रश्न में है, जो जो चीज दी गई है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। कार का द्रव्यमान दिया गया है 1500 kg, कार का प्रारंभिक वेग दिया गया है, u से प्रदर्शित कर रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको हम कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो एक घंटे में कितने मीटर होते हैं? तो एक घंटे में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 30 को 1000 से गुना करेंगे। प्रति घंटा है मतलब नीचे है एक घंटा, और एक घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो सबसे पहले तो मिनट में बदलेंगे, 60 से गुना करेंगे, और फिर एक मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड 60 गुना 60, और इसको 1000 से गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 25/3 मीटर प्रति सेकंड आएगा, यानी कि एक सेकंड में 25/3 मीटर चल रही है, इसका प्रारंभिक वेग है। इसी प्रकार अंतिम वेग भी कर लेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको भी 1000 से, और 60 गुना 60 ये आ जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हम इसका निकाल लेंगे, E के आई मतलब इनिशियल, 1/2 mv², m मतलब द्रव्यमान तो 1500, और v इनिशियल जो u है, इनिशियल u से हमने वेग ही है u भी, उसको प्रदर्शित किया 25/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये 15625 जूल। इसी तरीके से इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा भी निकाल लेंगे, हाफ mv², और वो भी आ जाएगी 1/2 mv²। तो अंतिम गतिज ऊर्जा जो थी उसको v की जगह पर वेग रखेंगे, और यही चीज ये आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो परिवर्तन है, वही आपका कार्य होगा। तो के एफ के आई जो फाइनल है ये आया है, और जो इसके पहले निकाला था उन दोनों में अंतर निकालेंगे, और ये आएगा इतना इसने कार्य किया है। उपखंड ग अब शुरू होता है आपका खंड बा का उपखंड ग। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 5, परमाणु के नाभिक में कौन सा अवपरमाणु कण विद्यमान है? कौन सा विद्यमान होता है? आपका प्रोटॉन विद्यमान होता है, फिफ्थ का फर्स्ट प्रोटॉन। और इसका दूसरा दिया गया है, तत्व एक्स में प्रोटॉनों की संख्या 13, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सेकंड वाले की यहाँ पे आपको बताने हैं इनके क्या उत्तर होंगे। तत्व एक्स की परमाणु संख्या तथा नाम बताइए।
तो तत्व एक्स क्या है जिसकी परमाणु संख्या 13 है और ये तत्व एल्युमिनियम है। तत्व एक्स की संयोजकता तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो संयोजकता इसकी 3 है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 है। तत्व एक्स द्वारा किस प्रकार का आयन प्राप्त होगा? तो एक्स द्वारा धन आयन, कटायन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, प्राप्त होगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाइए। इसका आपको चित्र बनाना है। प्रभाजी आसवन, ये आपको बुक में मिल जाएगा डायग्राम, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। और क्रोमेटोग्राफी, इसका भी चित्र बनाना है, तो इसको आप अच्छे से बुक से आप तैयार कर लेना, ठीक है। आप खुद आप बुक में जाओ, ढूंढो, आपने पढ़ा है, आपको पता है कहाँ पे है। अच्छा, सातवां प्रश्न है निम्नलिखित का कारण लिखिए। आपको कारण बताना है। पहला पूछा है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है, क्यों? तो इसको आपने पढ़ा होगा विसरण नाम से। विसरण क्या होता है? किन्हीं दो तत्वों या पदार्थों का आपस में खुद ही मिल जाना विसरण कहलाता है। और जैसे हम डालें पानी के अंदर इंक डालें, तो अगर आप इंक को डाल दो या नील डालो, उसको घोलो भी मत, फिर भी वो अपने आप मिल जाएगी पानी में, पूरे में उसका प्रभाव दिखने लगेगा, ठीक है। बट अगर आप चीनी डाल दो और ना घोलो, तो चीनी नीचे ही बैठी रहेगी, कभी नहीं मिलेगी, मतलब उसमें विसरण नहीं हो रहा। इसी तरीके से इत्र की जगह पे अगर आप खाने की बात कर लो, तो अगर ताजा ताजा खाना होता है, मतलब गर्म होता है, तो वो भी आपके पास उसकी खुशबू आने लगती है। बट ठंडा खाना होता है तो उसकी खुशबू नहीं आती। तो विसरण की वजह से, मतलब उसके जो कण हैं जो स्मेल मारते हैं, वो हवा में मिल जाते हैं अपने आप, जब गर्म होते हैं तब, पर ठंडे होते तो नहीं मिलते। इसी तरीके से जो इत्र के भी कण हैं, वो अपने आप हवा में बहने लगते हैं बहुत आसानी से, जो खुशबू या गंध जो भी कहो, तो इसलिए वो हमें दूर तक पता चल जाता है। तो प्रश्न 7 में हम लिखेंगे इसके का में, इत्र से निकलने वाली गैस के रूप में गंध के कण हवा के साथ मिलकर हमारे पास तक पहुंच जाते हैं, जिसे हम दूर बैठे हुए भी इत्र की गंध महसूस कर पाते हैं। दो पदार्थों के कणों का गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध आपस में मिलना विसरण कहलाता है। अतः विसरण के कारण ही हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। दूसरे का कारण बताना है। खा का, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं। क्यों आती हैं भाई? तो इसमें लिखेंगे, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह का तापमान काफी कम होता है, जिसके कारण वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी से भरे गिलास की सतह के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। अतः बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं। इसके अथवा में दिया गया उदाहरण सहित निम्नलिखित में विभेद, मतलब उनके बीच में अंतर, मिश्रण तथा यौगिक, ये आपके टीचर ने बताया होगा, आपकी बुक में भी है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये आते ही आते हैं, यही प्रश्न ही बनते हैं। और देख रहे हो 6 नंबर के हैं, 3-3 नंबर के, तो 3-4 इनमें अंतर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। निलंबन तथा कोलाइडल विलयन के बीच में अंतर, तो इसको भी आपको बुक में मिल जाएगा अंतर, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। मैं इसको लिख के नहीं बता रहा हूं, ये आपकी बुक में आराम से मिल जाएगा। अब खंड बा का उपखंड गा शुरू होता है, मतलब खंड बा का लास्ट उपखंड, क्योंकि 3 ही उपखंड थे। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 8, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? कोई कोशिका है, वो जो बंधी हुई है पूरा, किसी तरीके से वो नष्ट हो जाता है, भौतिकी या चोट लगने से या रासायनिक कोई केमिकल की वजह से, तो क्या होगा उस कोशिका का? क्या वहीं पे वो सड़ने लगी, गलने लगी, क्या होगा? ये चीज बतानी है, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है, तो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ को पचाने वाले तंत्र लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। फलस्वरूप कोशिका नष्ट हो जाती है। समझे? उसके जो एंजाइम होते हैं खुद ही उसको पचा लेते हैं और कोशिका वहां से गायब हो जाती है। 9वां प्रश्न है,
नाइट्रोजन चक्र क्या है इसका वर्णन कीजिए। तो इसको आप बुक में अपने ढूंढ सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक की भूमिका क्या है, ये प्रश्न भी आपको बताया होगा टीचरों ने। अच्छे से आप बुक में ढूंढे और इनको तैयार कर लेना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर में जो पूछे गए हैं इनको बहुत ही सतर्क तरीके से आप कर लेना। 11 नंबर है संयोजी उत्तक का चरित्र वर्णन कीजिए, साचित्र वर्णन कीजिए, मतलब उसका चित्र बनाना है और आपको उनके हर एक पार्ट को बताना है वर्णन के साथ। पादप कोशिका का साचित्र वर्णन कीजिए, इसके चित्र बच्चे से सीख लो बना बना के और उनके हर एक पार्ट का नाम भी याद कर लेना। तो बस इतना सा है आपका क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।